मेरी आंखें बंद थीं और मशीनों की धीमी बीप की आवाज कानों में जा रही थी। लेकिन क्योंकि दवा नसों से होकर जा रही थी, जिसके असर के कारण हल्की नींद सी लग रही थी कि तभी अचानक मेरा मोबाइल बजा। मैं थोड़ा सा आलस करते हुए जैसे ही फोन उठाया, कुछ ही सेकंड में मेरे अंदर जो कमजोरी थी वो भरपूर ताकत में बदल गई। मैंने तुरंत अपने हाथ में लगी हुई सिरिंज को खींचकर निकाला और पैर में चोट लगे होने के बावजूद लंगड़ाता हुआ बाहर की तरफ भागा। तभी अचानक नर्स से टकराते हुए बचा। वो मुझे इस तरह से जाते हुए देखकर जोर से चिल्लाई, आप कहाँ जा रहे हैं? लेकिन मैं एक पल के लिए भी नहीं रुका। जब उसने देखा कि मैं नहीं रुक रहा हूँ तो वो डॉक्टर को बुलाने लगी। लेकिन तब तक मैं वहां से निकल चुका था। मेरे साथ जो हुआ था उसके बाद अब यहाँ रुक पाना मेरे बस की बात नहीं थी। जैसे तैसे मैंने अपनी गाड़ी ड्राइव की और फैक्ट्री के पास पहुंचा। लेकिन वहां पर मैंने जो नजारा देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। धुएं का गुबार आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था। शोले इतने भयंकर तरीके से भड़क रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई ज्वालामुखी था जिसमें आज सालों के बाद विस्फोट हुआ हो। आग की लपटें बहुत ऊंची ऊंची थीं। ये सब देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। हाहाकार चारों तरफ मचा हुआ था। सब लोग दौड़ रहे थे, आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं पत्थर बना खड़ा था कि तभी एक आदमी अचानक तेजी से मेरे पास से भागता हुआ निकला और उसने मेरे हाथों में एक पर्ची पकड़ा दी। मैं इतना बदहवास था कि ना तो उस आदमी का चेहरा देख पाया और ना उसके पीछे दौड़ने की जहमत उठाई। और जैसे ही मैंने उस पर्ची को खोला तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसमें लिखा था, मेरा नाम रोहन है, उम्र 30 वर्ष, एक ऐसा नौजवान जिसकी जिंदगी हमेशा सुकून और सुख सुविधाओं में ही गुजरी। पापा का बड़ा बिजनेस था, बहुत बड़ी फैक्ट्री, कई कंपनियां और हजारों लोग उनके अंदर काम करते थे। मैं 2 बहनों के बाद पैदा हुआ और इकलौता बेटा होने की वजह से हमेशा सबका खास ध्यान मेरी तरफ ही रहता। मेरी दोनों बहनें मुझसे बड़ी थीं और उन दोनों की शादी बहुत जल्दी कर दी गई। वो अपने घरों में खुश थीं और मैं मम्मी पापा के साथ रहता था। बचपन से ही मुझ पर ये जिम्मेदारी डाल दी गई थी कि एक दिन ये पूरा बिजनेस मेरे कंधों पर होगा। शायद इसीलिए पढ़ाई पूरी होने के बाद मुझे और कुछ भी सोचने या समझने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं पापा के बिजनेस में शामिल हो गया और धीरे धीरे सारा काम संभालने लगा। शुरू में सब कुछ आसान लगा। ऑफिस में बैठे बैठे फैसले करना, प्रोजेक्ट्स देखना, वर्कर्स पर नजर रखना, सब जैसे पहले से तैयार था। मुझे सिर्फ उसमें जगह लेनी थी। लेकिन जिंदगी कभी इतनी सीधी नहीं होती, ये मैं बाद में जान पाया। उस वक्त तक तो मैं खुद को बहुत कामयाब समझ रहा था। पापा की इज्जत और नाम मेरे साथ था। जो लोग मुझसे मिलते वो असल में पापा की शख्सियत और उनके मुकाम को देखकर ही मुझे इज्जत देते थे। लेकिन मुझे ये लगता था कि ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। मेरी माँ की एक ही फिक्र थी, जब भी घर में कोई पार्टी होती या किसी रिश्तेदार की बेटी की शादी की बात चलती तो वो तुरंत मेरी तरफ देखने लगती और कहती, रोहन, अब तो तुम्हारी भी उम्र हो रही है, कब तक तुम अकेले रहोगे? मैं धीरे से हंसकर कहता, माँ, अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शादी की क्या जरूरत है? वो झट से जवाब देती, ठीक हो, लेकिन ऐसे कब तक घर में एक बहू आनी चाहिए? तुम ऑफिस के बाद भी अकेले हो जाते हो। हम चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी पूरी हो जाए। मैं बात बदल देता, अक्सर अपने काम की व्यस्तता का बहाना करता। कभी कहता कि अभी बिजनेस को वक्त देना है, कभी कहता कुछ और साल रुक जाओ। लेकिन असल में मेरा दिल नहीं चाहता था। मुझे लगता था शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं इस वक्त सिर्फ बिजनेस पर ध्यान देना चाहता था। कई बार मम्मी नाराज हो जाती। एक दिन बोली, ये कैसी बात हुई कि शादी और बिजनेस का आपस में कोई रिश्ता है? अगर तुम्हें शादी से डर लगता है तो सीधा कह दो, लेकिन ये ना कहो कि बिजनेस की वजह से शादी नहीं कर रहे। मैंने मुस्कुराकर कहा, मम्मी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जहां आप चाहेंगी वहीं शादी करूंगा। आपका फैसला ही मेरा फैसला होगा, बस अभी कुछ वक्त चाहिए। वो चुप हो गई, लेकिन उनकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। उन्हें हर वक्त ये डर सताता रहता था कि कहीं वक्त हाथ से निकल न जाए। उस वक्त तक मैं खुद को बहुत ताकतवर समझता था। बिजनेस मेरी पकड़ में था, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मेरे सामने आते और मैं बहुत आसानी से संभाल लेता। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब सब कुछ बदलना शुरू हो गया। पहले नुकसान छोटा सा था, एक ऑर्डर वक्त पर पूरा नहीं हो सका और हमें काफी सारे पैसे वापस करने पड़े।
मैंने उसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर दिया। सोचा कि बिजनेस में तो ऐसी छोटी मोटी चीजें होती ही रहती हैं, लेकिन फिर अगले ही महीने एक और बड़ा नुकसान हो गया। मार्केट में अचानक हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो गई, क्योंकि नई कंपनियां आ गई थीं और वो और भी नए तरीकों से काम कर रही थीं। हमारे पुराने तरीकों का अब कोई असर नहीं हो रहा था। मेरे लिए ये सब कुछ उतना जरूरी नहीं लगा। सोचा कि ये तो सब वक्त के साथ है। लेकिन जब साल खत्म हुआ तो हिसाब किताब ने मेरी आंखें खोल दी। पिछले कई महीनों में नुकसान इतना बढ़ चुका था कि हमारी बचत भी कम होने लगी थी। एक रात जब मैं ऑफिस में बैठकर अकेला हिसाब देख रहा था तो पहली बार मेरे दिल में डर उतर आया। मैंने खुद से कहा, क्या ये मुमकिन है कि ये सब खत्म हो जाएगा? मेरे अंदर एक अजीब सी उलझन पैदा होने लगी। जितना ज्यादा सोचता उतना ही ज्यादा दिल घबराता। बाहर से देखने वाले अभी भी समझते थे कि मैं बहुत कामयाब हूँ, लेकिन सच्चाई ये थी कि बुनियाद अंदर से खोखली हो रही थी। घर वापस आया तो मम्मी ने हमेशा की तरह पूछा, बेटा आज फिर से परेशान लग रहे हो? मैंने टालने की कोशिश की, कुछ भी नहीं है मम्मी, बस काम के सिलसिले में थोड़ा सोच रहा था। उन्होंने मेरी तरफ ध्यान से देखा, फिर कुछ भी नहीं बोली, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि वो सब जानती हैं। उन दिनों मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद मैं इतना मजबूत भी नहीं हूँ जितना मैं खुद को समझता था। पापा की मेहनत से खड़ा किया ये बिजनेस मेरे हाथों में डगमगाने लगा था। एक पल के लिए सोचा कि शायद अगर शादी हो जाती तो दिल को सुकून मिलता, लेकिन फिर तुरंत ही खुद को टोका, नहीं, अभी शादी का वक्त नहीं है, पहले कारोबार को संभालना है। लेकिन ये फैसला भी बेकार निकला। हर दिन एक नई मुश्किल लेकर आता। कभी किसी क्लाइंट का भरोसा टूट जाता, कभी किसी प्रोजेक्ट में रुकावट आ जाती। जैसे किस्मत ने फैसला कर लिया था कि अब मेरी परीक्षा शुरू हो गई थी। मैं हर बार खुद को हिम्मत देता, मगर अंदर से कमजोर होता जा रहा था। दिन के वक्त ऑफिस में स्टाफ के सामने खुद को मजबूत रखने की कोशिश करता, लेकिन रात को कमरे में अकेला होता तो अपने आप से सवाल करता, क्या सच में मैं इस सब के लायक हूँ? बिजनेस के नुकसान के बाद मैंने खुद को संभाल लेने की बहुत कोशिश की, मगर वक्त के साथ सब कुछ मुश्किल होता जा रहा था। हर नए दिन के साथ ऑफिस में कोई न कोई मुसीबत खड़ी हो जाती। कभी मशीन खराब हो जाती, कभी किसी क्लाइंट का ऑर्डर पूरा नहीं हो पाता। मैं हर मुश्किल को बस कुछ दिनों की बात समझकर ही सॉल्यूशन ढूंढता रहा, लेकिन नुकसान का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन मैनेजर ने ऑफिस में आकर कहा, सर, कुछ वर्कर्स ने आज काम पर आने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि पिछले 2 महीने की तनख्वाह अभी तक नहीं मिली है। मैंने टेबल पर हाथ मारा, ये कैसे मुमकिन है? हमने पिछले हफ्ते ही तो अकाउंट्स को क्लियर किया था। मैनेजर ने नजर झुका ली। जी सर, क्लियर तो किया था, लेकिन सिर्फ आधा पेमेंट ही हुआ था। बाकी रकम तो कंपनी के अकाउंट में मौजूद ही नहीं थी। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं जानता था कि कैश फ्लो का प्रॉब्लम बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन ये सोचा ही नहीं था कि मजदूर अपनी मजदूरी के बिना इस तरह से हड़ताल कर देंगे। उसी दिन कुछ क्लाइंट्स ने अपनी डील तोड़ दी। उनका कहना था कि हमारी प्रोडक्शन समय पर पूरी नहीं हो रही है और इसीलिए अब नई कंपनियों के साथ डील करने जा रहे हैं। घर आया तो मम्मी ने फिर से पूछा, बेटा आज भी तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? मैंने ठंडा सा जवाब दिया, कुछ नहीं मम्मी, बस ऑफिस की मुश्किलें हैं। उन्होंने आह भरी, काश तुम अपने पापा की तरह हमेशा खुशहाल और जिंदा दिल रहते थे। वो हमेशा ये कहते थे कि अगर मजदूर का दिल जीत लो तो बिजनेस खुद ब खुद चलता रहता है। मैं खामोश रहा। माँ की बातें दिल को चुभने लगी, लेकिन सच्चाई ये थी कि मजदूर नाराज थे और कंपनी का पहिया धीरे धीरे रुक रहा था। दूसरे दिन ऑफिस पहुंचा तो माहौल बहुत खराब था। कुछ वर्कर सामान पैक करके जा रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, रुक जाओ, अगले हफ्ते तक सब कुछ क्लियर कर दूंगा। लेकिन एक ने बड़े ही कठोर लहजे में कहा, सर, हम कब तक खाली बातों पर गुजारा करें? हमारे घरों में भी बच्चे हैं, हम भी इंसान हैं। ये कहकर वो सब बाहर निकल गए। मैं कुर्सी पर बैठा सोचता रह गया। अपने कमरे की खिड़की से देखता रहा कि कैसे एक एक करके लोग मेरी कंपनी को छोड़ रहे हैं। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा था कि कहीं और बैठकर अपना ध्यान कुछ नए कामों पर लगाऊं, और ऑफिस का माहौल इतना बोझिल हो चुका था कि वहां काम करने की हिम्मत ही नहीं थी। उसी शाम मैं अपने लैपटॉप के साथ शहर के बड़े होटल में चला गया।
वहां के कोने वाले टेबल पर बैठकर मैं खुद को व्यस्त करने की कोशिश करने लगा। बाहर की भाग दौड़ से दूर वहां मुझे कुछ सुकून मिलता था। सामने बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं जिनसे शहर की रोशनी दिखाई देती थी। लैपटॉप खोला और कुछ कंपनियों को ईमेल भेजे, कुछ पुराने रिकॉर्ड चेक किए। दिमाग लगातार हिसाब किताब में उलझा हुआ था। कभी किसी नई डील की उम्मीद जगती, कभी अगले ही पल सब कुछ बेकार लगने लगता। घंटों बैठे रहने के बाद भी कोई खास नतीजा नहीं निकला। सिर्फ कुछ ही कंपनियों ने जवाब दिया था और वो भी शक से भरा हुआ था। मैं थकान से सिर पकड़कर बैठ गया। इतने में एक छोटी सी आवाज सुनाई दी, साहब कुछ चाहिए तो बताइएगा। मैंने चौंक कर ऊपर देखा। मेरे सामने एक 12 साल से भी कम उम्र का बच्चा खड़ा था। हाथ में एक पुराना सा कपड़ा था जिससे वो टेबल साफ कर रहा था। छोटा था, दुबला सा शरीर, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने अचानक उसे सर से पांव तक देखा। उसकी कमीज जगह जगह से फटी हुई थी, मगर वो पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। उसने दोबारा कहा, साहब ऑर्डर लेना है तो बताइए। मैं लैपटॉप बंद करते हुए बोला, बस एक ठंडा पानी ला दो। वो मुस्कुराया, जी साहब। ये कहकर वो तेजी से आगे बढ़ गया। मैं कुर्सी पर बैठा उसे जाता हुआ देखता रहा। दिल के किसी कोने में सवाल ने जन्म लिया कि इतना छोटा बच्चा यहाँ काम क्यों कर रहा है। इस उम्र में तो उसे स्कूल में होना चाहिए था। कुछ पलों के बाद वो पानी का गिलास लेकर मेरे पास आया और बड़े ही तमीज के साथ मेरे सामने रखा और खामोशी से जाने लगा। मैंने सोचा कि आवाज दूं, उससे बात करूं, मगर फिर खुद को रोक लिया। शायद ये मेरी कैफियत थी कि एक अजनबी बच्चे की मौजूदगी ने मुझे पहली बार अपने दुख से हटकर किसी दूसरी तरफ सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। मैंने पानी का घूंट लिया और खिड़की से बाहर देखा। दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये बच्चा भी अपनी जिंदगी के बोझ तले झुका हुआ है। वो पल मेरे लिए अजीब था। मुझे नहीं पता था कि ये मामूली सा बच्चा आगे चलकर मेरी जिंदगी बदल देगा। और यही वो रात थी जब मेरी कहानी ने एक नया मोड़ लेना शुरू किया। उस दिन की शाम कुछ और ही थी। मैं हमेशा की तरह कोने वाले टेबल पर बैठा अपने लैपटॉप के साथ व्यस्त था। आसपास लोग हंसी मजाक करते हुए खाने में व्यस्त थे, लेकिन मैं एक और ही दुनिया में उलझा हुआ था। ड्राफ्ट, नंबर्स, ईमेल्स जा रहे थे। इसी दौरान वही बच्चा दोबारा मेरे टेबल के पास आकर रुका। वो टेबल को कपड़े से साफ कर रहा था, लेकिन इस बार रुककर बोला, साहब कुछ और चाहिए हो तो बता दीजिए। मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर मेहनत की थकान तो लग रही थी, लेकिन मुस्कुराहट कायम थी। मैंने अचानक कहा, बेटा तुम पढ़ते नहीं हो? वो पल भर के लिए रुका और फिर सीधा खड़े होकर बोला, नहीं साहब, हम गरीब हैं, पढ़ाई हमारे बस की बात नहीं है। मैं चौंक गया। उसकी उम्र 11 वर्ष से ज्यादा नहीं थी। उस वक्त तो बच्चे स्कूल बैग उठाकर दौड़ रहे होते हैं। मैंने सवाल दोहराया और पूछा, घर में कौन कौन है तुम्हारे साथ? उसने बड़े ही सुकून से जवाब दिया, मेरी माँ है और 2 बहनें। मैं चाहता हूँ कि वह घर के अंदर ही रहें, बाहर काम न करें, इसलिए मैं काम करता हूँ। मैं उसके जवाब पर खामोश रह गया। मैंने सोचा था कि वो शायद कोई बहाना करेगा, लेकिन उसने अपनी छोटी सी जुबान से बहुत बड़ी बात कह दी थी। बहनों की सुरक्षा का एहसास, जिम्मेदारी का बोझ और खुद को आगे बढ़ाने की हिम्मत। मैंने अपनी जेब से कुछ नोट निकाले और उसकी तरफ बढ़ाए। ये तुम रख लो, अपनी माँ और बहनों के लिए कुछ खरीद लेना। वो एकदम पीछे हट गया और हाथ पीछे रखकर बोला, नहीं साहब, ये मुझे नहीं चाहिए। मैं अपनी मेहनत की कमाई लेता हूँ, भीख नहीं। उसके लहजे में अजीब सा जज्बा था। मैं हैरान होकर बोला, बेटा ये कोई भीख नहीं है, बस मेरी तरफ से तोहफा समझ लो। उसने सर हिलाया, नहीं साहब, मैं अपनी इज्जत पर समझौता नहीं करता। ये सुनकर मैं खामोश हो गया। वो इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बात कर गया। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ गया और मैं काफी देर तक वहीं बैठा रहा। उसे जाते देखता रहा। दिल में एक अजीब सी उलझन पैदा हुई। मैंने अपनी जिंदगी पर नजर डाली। वो सारी सुख सुविधाएं जो मुझे इतनी आसानी से मिल गईं, वो मुकाम जो पापा की मेहनत की वजह से विरासत के तौर पर मेरे पास आज मौजूद था, उनकी कदर कभी नहीं की। और ये बच्चा जिसके पास कुछ भी नहीं, वो अपनी खुददारी पर कायम है। मैंने लैपटॉप बंद किया, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, क्या वाकई में मैं एक नाशुक्रा इंसान हूँ? इसी दौरान होटल के अंदर हल्का म्यूजिक बजने लगा। लोग अपनी बातों में व्यस्त हो गए, लेकिन मेरे कानों में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था।
मैं बस उस बच्चे की बातों को दोहरा रहा था। मैं अपनी मेहनत की कमाई लेता हूँ, भीख नहीं। रात गहरी होने लगी तो मैंने सामान समेटा और बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठते ही वही ख्याल दिल में आया। बच्चा अपने छोटे छोटे कदमों से टेबल साफ कर रहा था और मैं लाखों करोड़ों के बिजनेस का मालिक होकर भी परेशान और बोझिल घर पहुंचा तो मम्मी ने खाने की टेबल पर बुलाया। मैंने बहाना करके कहा, मुझे भूख नहीं है। उन्होंने ध्यान से मुझे देखा। बेटा, तुम्हारा रंग पीला पड़ रहा है, सब ठीक तो है ना? मैंने मुस्कुराकर कहा कि माँ, सब कुछ ठीक है, बस ऑफिस का थोड़ा सा दबाव है। वो चुप हो गई, लेकिन मैं जानता था कि वो सब समझ रही हैं। कमरे में आकर मैं बिस्तर पर लेट गया। कमरा रोशनी से भरा था, लेकिन दिल के अंदर अंधेरा था। बार बार उस बच्चे की मासूम सूरत मेरी आंखों के सामने आ रही थी। उसकी खुददारी, उसकी बातें, सब एक एक सवाल को जन्म दे रहे थे कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया। मैंने कामयाबी को अपनी मेहनत समझा, लेकिन सच्चाई ये थी कि सब कुछ पापा की विरासत थी। और आज जब परीक्षा आई तो मैं कमजोर हो गया, जबकि वो 11 साल का बच्चा, जिसके पास न संपत्ति है और न सुविधा, अपनी इज्जत और खुददारी पर डटा हुआ है। रात काफी गुजर गई, मगर नींद नहीं आई। घड़ी की सुइयां बार बार देखता रहा, कभी खिड़की के बाहर रोशनी को घूरता, कभी आंखें बंद करके मन को सुकून देने की कोशिश करता, लेकिन हर बार वही चेहरा आंखों के सामने आता। दिल के किसी कोने में एक अजीब सा एहसास जागा कि शायद भगवान ने मुझे उस बच्चे से मिलवाया है ताकि मैं अपनी सच्चाई को पहचान सकूं। लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ इतना जानता था कि आज की रात नींद नहीं आएगी। मैं करवटें बदलता रहा, सोचता रहा, और हर पल एक ही ख्याल मेरे दिल पर दस्तक देता रहा, क्या मैं वाकई में नाशुक्र हूँ? अगली सुबह ऑफिस जाना जरूरी था, लेकिन दिमाग कहीं और उलझा था। पिछली रात नींद न आने की वजह से थकान लग रही थी। हिसाब किताब की फाइलें सामने खुली थीं, लेकिन नजर हर बार अटक जाती थी। मुझे अपनी सोच में बस वही बच्चा दिखाई देता जो खुददारी के साथ खड़ा होकर कह गया था कि वो भीख नहीं लेता। दोपहर को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स करवाकर मैं फिर वही होटल चला गया। अब मुझे वहां एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगा था। वो कोने का टेबल जैसे मेरा दूसरा ऑफिस बन गया था। मैंने लैपटॉप खोला और टेबल पर नजर डालने लगा। अचानक शोर की आवाज सुनाई दी। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन शोर बढ़ता गया। किसी के चिल्लाने, किसी के रोने और बर्तनों के गिरने की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी। मैं चौंक कर उठ खड़ा हुआ। वेटर भागते हुए एक तरफ जमा थे, ग्राहक भी इधर उधर देखने लगे। मैं कुर्सी से उठा और आवाज की तरफ बढ़ा। सामने का नजारा देखकर मेरे कदम रुक गए। वही 11 साल का बच्चा जमीन पर गिरा हुआ था और होटल का मैनेजर उसे बुरी तरह से मार रहा था। लोग देख रहे थे, मगर कोई बीच में आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैंने तुरंत आगे बढ़कर मैनेजर का हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो? बच्चा है। मैनेजर ने गुस्से से कहा। साहब, आपको पता है कि ये क्या करता है? ये रोज खाने की चीज चुरा लेता है। हम इसे खुद भी खाना देते हैं, फिर ये क्यों चोरी करे? बच्चा रोते हुए खड़ा हुआ और सर झुका दिया। उसकी कमीज बुरी तरह फट गई थी, चेहरे पर डर और बेबसी थी। मैंने मैनेजर को सख्त लहजे में कहा, कितने का खाना है? जितना नुकसान हुआ है हिसाब लगाकर मुझे बताओ। वह हक्का बक्का रह गया। साहब, ये तो रोज ऐसा ही करता है, आप क्यों इसकी तरफदारी कर रहे हैं? मैंने पर्स निकाला और कुछ नोट उसके हाथ पर रख दिए। ये लो, अब दोबारा हाथ मत उठाना। मैनेजर ने पैसे पकड़ लिए, लेकिन चेहरे पर नाराजगी थी। वो बड़बड़ाता हुआ पीछे हट गया और बच्चा मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में वही चमक थी, लेकिन इस बार धन्यवाद के साथ नरमी भी शामिल थी। उसने धीमी आवाज में कहा, साहब, आपका धन्यवाद। अगर आप ना होते तो वो मुझे बहुत मारता। मैं प्यार से बोला, तुमने खाना क्यों चुराया? कल तो तुमने कहा था कि तुम भीख नहीं लेते। वो एक पल के लिए खामोश हो गया, फिर बस इतना बोला, जरूरत थी साहब। ये कहते हुए उसने छोटा सा बैग उठाया जिसमें थोड़ा सा खाना था और तेजी से बाहर निकल गया। मैं वहीं खड़ा रह गया। दिल में बहुत सारे सवाल थे, मगर कोई जवाब नहीं था। वो बच्चा आखिर किस मजबूरी की वजह से ऐसा कर रहा था? मैं वापस अपनी टेबल पर आकर बैठ गया। लैपटॉप खोलने का दिल नहीं किया। पानी का गिलास मुंह से लगाया तो एहसास हुआ कि हाथ हल्का सा कांप रहा है। मैंने सोचा कि ये शायद सब कुछ सिर्फ इत्तेफाक है, लेकिन दिल ने कहा कि इसके पीछे कोई कहानी जरूर है। मैंने तुरंत बिल चुकाया और होटल से बाहर निकल आया। गाड़ी स्टार्ट की, मगर स्टीयरिंग पर हाथ रखने से पहले ही सोच बदल गई। मैंने खुद से कहा, नहीं, आज उसे ऐसे जाने नहीं दूंगा।
मैं गाड़ी वहीं खड़ी रहने दी और पैदल ही उसकी तरफ बढ़ा जिधर वो बच्चा गया था। होटल से बाहर निकलकर वो तेजी से गली के अंदर चला गया था। मैंने दूरी से उसका पीछा शुरू कर दिया था। शहर की बड़ी बड़ी सड़कों से हटकर वो अंधेरी और तंग गलियों की तरफ जा रहा था। हर कदम पर मेरी उत्सुकता बढ़ रही थी। तंग गलियों के अंदर चलते चलते तकरीबन आधा घंटा गुजर गया। शाम ढल रही थी और अंधेरा धीरे धीरे जमीन पर उतर रहा था। मैं सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रहा था ताकि बच्चा मुझे देख न सके। रास्ता कच्चा था, नालियां उबल रही थीं, टूटे फूटे मकानों के दरवाजे बहुत पुराने थे और छोटे छोटे बच्चे नंगे पांव मिट्टी में खेल रहे थे। वो लड़का आखिरकार एक बहुत ही पुराने से मोहल्ले में दाखिल हुआ जिसमें बदबू फैली हुई थी। टूटी हुई ईंटों के बीच बनी झोपड़ियां, जली हुई दीवारों वाले मकान और हर तरफ गरीबों की मरी हुई जिंदगी। मैंने सोचा कि यही उसका घर होगा, लेकिन वो एक झोपड़ी के पास जाकर रुका और वहीं बैठ गया। उसने बैग खोला जिसमें खाने की कुछ चीजें थीं। मैंने अंदाजा लगाया कि वो अपनी माँ और बहनों के लिए यह खाना निकाल कर लाया है, लेकिन कुछ पलों बाद नजारा ही बदल गया। मोहल्ले के कई बच्चे दौड़ते हुए उसके पास आए। उनके चेहरे भूख से कमजोर थे, आंखों में उम्मीद की चमक थी। वो सब उसके आसपास जमा हो गए। मैं हैरत से देखता रहा कि उस लड़के ने खाने के पैकेट निकालकर सब बच्चों में बांटना शुरू कर दिया। वो खुद एक कोने में बैठ गया मगर दूसरों को पहले खाने दिया। एक बच्चा खुशी से हंसते हुए बोला, भैया आज तो हमें खाने को बिरयानी मिली है। दूसरा छोटा सा लड़का खाना हाथ में लेते ही बोला, कल तो हमने बस पानी पिया था, आज शुक्र है। वो सब मासूम बच्चे जैसे कई दिनों से भूखे थे। हर एक को खाना मिला और वो खुशी खुशी खाने लगे। मैं पीछे खड़ा ये सब देख रहा था। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मैंने सोचा था कि वो अपने परिवार के लिए खाना ले जा रहा है, लेकिन वो तो अपनी गरीबी के बावजूद दूसरों की भूख मिटा रहा था। इस उम्र के बच्चे तो अपनी पॉकेट मनी पर भी झगड़ा करते हैं, लेकिन ये बच्चा अपनी मुश्किलों को भूलकर दूसरों की फिक्र कर रहा था। मेरे कदम वहीं रुक गए। दिल ने कहा कि उसकी जिंदगी आम नहीं है, बल्कि जरूर कोई बड़ी कहानी छुपी हुई है। एक छोटी सी लड़की जिसके हाथ कांप रहे थे, वो बोली, भैया आपने हमें खाना दिया, भगवान आपको खुश रखेगा। बच्चा मुस्कुराया, तुम सब प्रार्थना करो कि कल भी कुछ मिल जाए। मैं ये सब सुनता रहा। हैरत और ताज्जुब ने मेरे दिल को जकड़ लिया था। वो लड़का एक पल के लिए रुका, सब बच्चों को देखता रहा, फिर उसने अपनी जेब से पुराना सिक्का निकाला और एक बच्चे के हाथ में दिया। ये तुम रख लो, कल खेलने के लिए काम आएगा। बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे। मेरे अंदर एक तूफान खड़ा हुआ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी छोटी सी उम्र का लड़का इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है। खुद भूखा रहकर दूसरों को खिला रहा है। ये जज्बा कहाँ से आया होगा? मेरे मन में वो लम्हा गूंजा जब मैं उसे नोट देना चाहता था और उसने मना कर दिया था। उस वक्त मुझे लगा था कि वो जिद्दी है, लेकिन अब समझ आया कि ये जिद नहीं, खुददारी है, और ये खुददारी ही उसे दूसरों का सहारा बना रही थी। मैं उसके करीब जाने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरत और सवाल था। वो तुरंत खड़ा हुआ और एक पल के लिए रुका और फिर धीरे आवाज में बोला, साहब आप यहाँ पर? मेरा दिल जोर से धड़का। वो मुझे पहचान चुका था। मैं कुछ पल खामोश रहा, फिर आगे बढ़ा। ये वो पल था जिसने मेरी जिंदगी की एक नई सच्चाई की शुरुआत होने वाली थी। वो बच्चा मुझे देखकर सामने चौंक गया था और मैं भी उसकी नजर से नहीं बच पा रहा था। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। आसपास बच्चे अभी भी खाने में व्यस्त थे, लेकिन सब खामोशी से मुझे देखने लगे। मैंने उससे कहा, बेटा घबराओ मत, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम ये सब क्यों करते हो। वो पहले चुप रहा, फिर हिचकिचाते हुए बोला, साहब आपको नहीं पता हमारे घर के हालात कैसे हैं। मैं वहीं जमीन पर एक तरफ बैठ गया ताकि वो खुलकर बात करे। मुझे बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है? उसकी आंखों में नमी आई, लेकिन वो अपने दुख को दबाकर बोला, मेरी माँ, मेरी 2 बहनें और बाकी ये सब बच्चे जो आप देख रहे हैं, ये सब मेरे चाचा और बुआ के बच्चे हैं। हम सब एक ही मोहल्ले में रहते हैं। मैं आगे झुककर बोला, और तुम्हारे पापा कहाँ हैं? उसके होंठ कांपने लगे। मेरे पापा? वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने सवाल किया, कैसे? उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मेरे पापा, मेरे चाचा और मेरे फूफा जी तीनों एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। उन्हें फैक्ट्री की गाड़ी लेकर जाती थी और वापस छोड़ती थी। एक दिन वो गाड़ी वापस आई
तो लेकिन अंदर से कोई जिंदा नहीं निकला। सब लाशें थीं, सब लोग खत्म हो गए। मैं जैसे पत्थर का हो गया। वो अपनी छोटी सी आवाज में वो हादसा बयां कर रहा था, जिसे सुनकर मेरा दिल दहल गया। उसने रोते रोते कहा, उस दिन हम सबके घर में मातम पसर गया था। मेरी माँ बेहोश हो गई थी, चाची चिल्ला रही थी, बुआ के बच्चे रोते रहे। मेरे होठों से मुश्किल से निकला, फिर क्या हुआ? उसने तल्ख लहजे में कहा, फिर कुछ भी नहीं हुआ साहब। कई महीने मेरी माँ, मेरी चाची और बुआ वहां काम करते रहे, लेकिन 1 रुपए भी तनख्वाह नहीं मिली। जब हमारी माँ ने फैक्ट्री के मालिक से जाकर बात की, अपना अधिकार मांगा, तो पता है क्या हुआ? मैंने धड़कते दिल के साथ कहा, क्या हुआ? वो गुस्से और दुख के मिले जुले अंदाज में बोला, उन्हें धक्का देकर निकाल दिया गया। कहा कि तुम लोगों का पति और भाई मर गया, अब हमें क्यों परेशान कर रहे हो? हमें तुम्हारी सैलरी से कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर मेरे पूरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने पहली बार महसूस किया कि पसीना मेरे माथे पर जमा हो रहा है। हालांकि मौसम ठंडा था। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, बेटा ये कौन सी फैक्ट्री थी? वो खामोश हो गया। उसने एक नजर मेरी तरफ देखा, जैसे कि सोच रहा हो कि सच बोलूं या नहीं। फिर बोला, आपको उससे क्या? मैंने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे जानना है, जरूर जानना है। उसने भारी और धीमी आवाज में कहा, यह सब उस फैक्ट्री में हुआ है जिसका नाम पूरे शहर के लोग जानते हैं। कौन सी फैक्ट्री? साफ साफ बताओ। उसने साफ शब्दों में कहा, रोहन टेक्सटाइल फैक्ट्री। ये नाम सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं पत्थर हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जिस बच्चे के लिए बेचैन हो रहा हूँ, वो मेरे ही जुल्म की चक्की में पिस रहा है। मेरे कानों में वो आखिरी शब्द गूंज रहे थे, रोहन टेक्सटाइल फैक्ट्री। दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। मैं जमीन पर बैठा उस बच्चे की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर सका। हर सांस भारी हो गई। वो फैक्ट्री जिसे मैं अपनी कामयाबी की पहचान समझता रहा, आज मेरे सामने जुर्म की सूरत में थी। मेरे मन में यादों का तूफान उठा। 2 साल पहले का वो दिन जब मुझे इस हादसे की खबर मिली थी। वर्कशॉप में कुछ टेक्निकल खराबी के बाद कई मजदूर मर गए थे। मीटिंग रूम में सबने कहा था कि नुकसान बहुत बड़ा है, हमें तुरंत अपने खर्चों को कम करना होगा। मैंने बिना सोचे समझे फैसला लिया, जो मजदूर मर गए हैं उनकी सैलरी रोक दो, हम और नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस वक्त मुझे लगा था कि ये एक बिजनेस का फैसला है, लेकिन आज इस एक फैसले ने एक बच्चे की जिंदगी भूख और गरीबी में धकेल दी थी। मैंने कांपते हुए हाथ उस बच्चे के सामने जोड़ दिए। बेटा मैं कसूरवार हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं ही वो हूँ जिसने तुम लोगों का अधिकार मारा है। वो चौंक कर पीछे हटा। साहब आप? मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कहा, हाँ, मैं ही उस फैक्ट्री का मालिक हूँ, वही इंसान जिसके फैसले ने तुम्हारे घर के चिरागों को बुझा दिया। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे आदेश से इतनी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। उसने जवाब दिया, साहब माफी मांगने से मेरे पापा वापस आ जाएंगे क्या? हमारे घर की खुशियां मिल जाएंगी वापस? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने सिर्फ इतना कहा, नहीं, मैं सब कुछ वापस नहीं दे सकता, लेकिन जो कुछ बचा है उसे मैं बेहतर कर सकता हूँ। बस तुम एक मौका दे दो। वो सिर झटक कर बोला, हमने बहुत कुछ सहा है। मेरी माँ को सबके सामने बेइज्जत किया गया, मेरी चाची और बुआ को धक्का दिया गया। आपके लिए शायद ये सिर्फ एक बिजनेस था, हमारी तो जिंदगी थी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन भगवान गवाह है कि अब मैं सब कुछ पूरी तरह से ठीक करने की कोशिश करूंगा। तुम्हारे परिवार वाले मुझसे दुश्मनी नहीं बल्कि मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, ये मेरा वादा है। वो खामोश खड़ा रहा। उसके होंठ कांप रहे थे, मगर आंखों में गुस्सा और दर्द था। उसने धीमी आवाज में कहा, साहब मैं आपके हाथ से पैसे नहीं लिए थे, क्योंकि मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। आज भी मैं आपकी माफी को नहीं अपना सकता। उसकी बात मेरे दिल पर चोट कर गई। मुझे लगा जैसे मेरा सर घूम रहा है, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा, चाहे तुम मुझे अभी माफ ना करो, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें यह भरोसा दिलाऊंगा कि मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। उसने रुख मोड़ लिया और बाकी बच्चों को खाने के टुकड़े बांटने लगा। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। मेरे आंसू मिट्टी में गिर रहे थे। मेरे दिल में एक नया फैसला पैदा हुआ। मैंने सोचा, ये बच्चा सही कहता है, माफी मांगने से खोई हुई जिंदगियां वापस नहीं लाई जा सकती, मगर इंसाफ और सहारा जरूर दिया जा सकता है। अब वक्त है कि मैं सब कुछ बदल दूं। मैंने धीमी आवाज में कहा, बेटा तुम चाहे जितना भी मुझसे नाराज हो जाओ, लेकिन आज से मेरा वादा है कि तुम्हारे घर, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहनें, ये सब बच्चे कभी भी भूखे नहीं रहेंगे।
मैं वो सब कुछ करूंगा जो मैंने पहले नहीं किया। वो मेरी तरफ बिना देखे हुए बोला, बातें बहुत लोग करते हैं साहब, लेकिन सच में कौन निभाता है? मैंने कहा, मैं तुम्हें वक्त के साथ दिखाऊंगा कि ये मेरा वादा सिर्फ शब्दों का नहीं है बल्कि अमल का है। वो खामोश हो गया। मैंने महसूस किया कि शायद उसके दिल में अभी भी दीवार खड़ी है, लेकिन उस दीवार को गिरने में वक्त लगेगा। रात का अंधेरा गहरा हो गया। मोहल्ले की टूटी फूटी लालटेन झिलमिला रही थी। बच्चे एक एक करके खाने के बाद अपने घरों को चले गए। वो लड़का अकेला था। मैं भी वहां से पलटने लगा, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि आज पहली बार मैंने अपनी गलती मानी थी। आज पहली बार मैंने खुद से एक वादा किया था कि मैं अपने पापा की विरासत को गुनाहों की बुनियाद पर नहीं बल्कि इंसाफ की बुनियाद पर चलाऊंगा। मैंने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, हे भगवान, मैंने बहुत जुल्म किया है, अब तुम मुझे सही रास्ता दिखाओ। और ये वो पल था जब मेरी ज़मीर ने सच में जागना शुरू किया। अगली सुबह सूरज की रोशनी कमरे में आई, लेकिन मेरे दिल में अंधेरा था। रात भर जागते हुए मैंने सोचा था कि अब वक्त आ गया है कि सबके सामने अपनी गलतियां मानूं। मैं जानता था कि यह आसान नहीं होगा। वो लोग जिन्हें बरसों जलील किया गया, जिनके घर उजड़े, जिनकी उम्मीदें टूटी, उनके सामने जाकर सर झुकाना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। मैंने साधारण कपड़े पहने और गाड़ी लेकर सीधा उस बदबूदार मोहल्ले की तरफ गया जहां कल रात को वो बच्चा मुझे मिला था। रास्ते भर मेरा दिल कांप रहा था। हर पल ये ख्याल सता रहा था कि वो सब लोग मुझे देखते ही अपनी नफरत जाहिर करेंगे, लेकिन मुझे अब और ये बोझ अपने दिल में नहीं रखना था। मोहल्ले में दाखिल हुआ तो सबकी नजर मेरी गाड़ी पर जम गई। बच्चे खेलते खेलते रुक गए, औरतें दरवाजे से झांकने लगीं। मैंने गाड़ी रोकी और धीरे धीरे बाहर निकला। कुछ पलों के लिए खामोशी छा गई, जैसे सबको यकीन नहीं आ रहा हो कि मैं वाकई में उनके बीच में खड़ा हूँ। मैं सीधा उन औरतों के पास गया जो अपने दरवाजे के पास बैठी हुई थी। वही औरतें जिनके पति हादसे में मारे गए थे। उनकी आंखों में शिकायत थी, चेहरे गुस्से और दुख से भरे हुए थे। मैंने उनके सामने सर झुका लिया। मैं आप सबका मुजरिम हूँ। मेरी आवाज कमजोर थी। आपके पतियों ने मेरी फैक्ट्री में अपनी जान गंवा दी, लेकिन मैं उनका अधिकार उन्हें नहीं दे पाया। उनकी सैलरी रोक कर मैंने जुल्म किया और फिर आप सबको बेइज्जत करके निकाल दिया गया। एक औरत ने कड़वे लहजे में कहा, अब तुम यहाँ क्यों आए हो? जब हमें रोटी चाहिए थी तब तुमने दरवाजे बंद कर दिए। जब हमारे बच्चे भूखे सो रहे थे तब तुम्हें हमारी याद नहीं आई। मैंने आंखों में आंसू लेकर कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती की, मगर आज मैं सब कुछ ठीक करने आया हूँ। जो कुछ छीना गया है वो वापस करने आया हूँ। वो सब एक दूसरे को देखने लगी। मैं घुटनों के बल बैठ गया। चाहे आप लोग मुझे माफ करें या ना करें, लेकिन मैं अपना फर्ज अदा करूंगा। लेकिन आपकी प्रार्थनाओं के बिना मेरा बोझ कभी हल्का नहीं होगा। वो पल बहुत भारी था। आसपास लोग जमा हो गए। सबकी नजरें मुझ पर थीं। मैं जमीन पर झुका रहा, जैसे अपने गुनाहों को जमीन में दफन करना चाहता हूँ। इसी दौरान मेरा फोन बजा। माँ की कॉल थी। मैंने तुरंत बात की। उनकी आवाज में परेशानी थी। रोहन, तुम कहाँ हो बेटा? सुबह से घर पर नहीं हो? मैं थोड़ा हिम्मत करके बोला, मम्मी, मैं उन लोगों के पास आया हूँ जिनका अधिकार मैंने मारा था। वो चौंक गई। क्या मतलब है? कौन लोग? मैंने सब कुछ साफ शब्दों में बता दिया। फैक्ट्री का हादसा, मजदूरों की सैलरी रोकना और उनकी औरतों को बेइज्जत करना, और आज उनके सामने सर झुकाना। फोन पर कुछ पल खामोशी रही, फिर मम्मी की आवाज आई, रोहन, ये तुमने बहुत देर से किया, लेकिन अच्छा किया कि आखिरकार तुमने सच्चाई को खुद से मान लिया। मैंने भर्राई हुई आवाज में कहा, मम्मी, क्या आप मुझे माफ करेंगी? मैं पापा की विरासत को दागदार कर दिया है। उन्होंने जवाब दिया, बेटा, इंसान गलती करता है, मगर असली इंसान वो है जो अपनी गलती मान ले। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अब तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि तुम सबके सामने खड़े रहो। भगवान तुम्हें हिम्मत देगा। मम्मी की बातों ने मुझे थोड़ा हौसला दिया। मैंने फोन बंद किया और दोबारा से उन औरतों की तरफ देखा। उनके चेहरे अभी भी सख्त थे, लेकिन उनकी आंखों में नरम रोशनी उतरने लगी थी। एक बूढ़ी औरत ने कहा, रोहन, तुम्हारे पिता एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। हमें तुमसे शिकायत है, लेकिन अगर तुम सच में माफी मांगने आए हो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। दूसरी औरत ने सर हिलाया। हाँ, हमारे पति वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन अगर तुम हमारे बच्चों का सहारा दोगे तो शायद हमारा दुख हल्का हो जाए। मेरे आंसू बहने लगे और हाथ जोड़कर कहा, मैं वादा करता हूँ, आज से आप में से कोई भी भूखा नहीं सोएगा। मैं आप सबका सहारा बनूंगा।
वो सब एक दूसरे को देखते रहे, फिर उन्होंने सर हिला दिया। उनके होंठों से निकला, हमने तुम्हें माफ किया। मेरे दिल का बोझ बहुत हल्का हो गया। ये पहला मौका था जब मुझे लगा कि शायद मैं वाकई बदल सकता हूँ। मोहल्ले से वापसी पर मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया था। औरतों के मुंह से निकले हुए शब्द हमने तुम्हें माफ किया बार बार कानों में गूंज रहे थे, लेकिन मैं जानता था कि ये सब शुरुआत है। असली इम्तिहान तो अभी बाकी है। वादे कर देना बहुत आसान होता है, लेकिन उन्हें निभाना मुश्किल होता है, और मुझे अब ये साबित करना था कि मैं वाकई में बदल गया हूँ। अगले दिन मैं सीधा ऑफिस पहुंचा। मैनेजर और अकाउंटेंट दोनों को कमरे में बुलाया। फाइलें सब तरफ फैली हुई थीं। मैंने सबके सामने कहा, जितने भी मजदूर हैं जिनकी सैलरी रुकी हुई है, सबका पूरा हिसाब अभी के अभी मेरे सामने किया जाए। अकाउंटेंट ने घबराकर कहा, सर, पैसों की कमी है। अगर सबको पेमेंट कर दिया गया तो फिर हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। मैंने टेबल पर हाथ मारा। मुझे कोई परवाह नहीं। ये पैसे मेरी मेहनत की नहीं बल्कि उन लोगों के खून पसीने के हैं। आज के बाद कोई मजदूर अपनी मजदूरी के लिए दर दर भटकेगा नहीं। मैनेजर ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या ये फैसला बिजनेस के लिए नुकसानदेह नहीं होगा? मैं उसकी आंखों में देखकर बोला, नुकसान वही है जो मैंने पहले किया। अब तो सिर्फ अधिकार देना है। शाम को दफ्तर के हॉल में सारे मजदूर जमा थे और उनका बकाया पैसा उन्हें पकड़ा दिया गया। कई मजदूर हैरान थे, कई की आंखों में आंसू आ गए। एक बूढ़ा मजदूर कांपते हाथों से पैसे लेकर बोला, सर, ये तो वो पैसे हैं जिसकी उम्मीद हमने छोड़ दी थी। मैंने सर झुकाकर कहा, यह आपका अधिकार है और अधिकार तो वक्त पर देना चाहिए। मुझे लेकिन देर हो गई, पर अब ऐसा कभी नहीं होगा। पूरे हॉल में शांति छा गई। मजदूरों के चेहरे पर वो सुकून था जो बरसों से गायब था। इसी के साथ साथ मैंने अकाउंट डिपार्टमेंट को आदेश दिया कि हादसे में मरने वाले मजदूरों का पूरा रिकॉर्ड निकाला जाए। उन सबके घरों का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और इलाज की जिम्मेदारी अब कंपनी उठाएगी। एक लिस्ट मेरे सामने रखी गई। मैंने पेन हाथ में उठाया और ऐलान किया, ये मेरा फैसला है कि ये सारे बच्चे स्कूल जाएंगे। उनकी माएं अब किसी के घर में झाड़ू पोछा नहीं करेंगी और ये बोझ मेरे सर पर है। वो पल मेरे लिए अनमोल था, जैसे बरसों का बोझ बहुत हल्का हो गया हो। रात को घर वापस आया तो माँ ने सवालिया नजरों से पूछा। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, मजदूरों का पेमेंट करने वालों की लिस्ट, बच्चों की पढ़ाई। वो सुनकर आंखों में आंसू लेकर बोली, भगवान तुम्हें कामयाब करेगा। ये वही रास्ता है जो तुम्हारे पापा चाहते थे। मैंने सर झुकाकर कहा, माँ, पापा की आत्मा को सुकून पहुंचाने के लिए ये सब करना जरूरी है। कुछ दिन गुजरे, मजदूरों की खुशी पूरे शहर में फैल गई। लोग कहने लगे, रोहन बदल गया है। वही इंसान जो पहले बहुत ही सख्त समझा जाता था। मेरी फैक्ट्री में एक नया जज्बा पैदा हुआ। लोग दिन रात काम करने लगे, ना कोई शिकायत, ना कोई देरी। फिर एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के आदमी ने मुलाकात करने के लिए मुझसे अपॉइंटमेंट मांगी। वो पिछले कई महीनों से हमारे काम पर नजर रख रहा था। ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में उनके साथ मेरी मीटिंग हुई। उन्होंने सीधा सवाल किया, रोहन साहब, हमें आपकी कंपनी में एक नया जुनून नजर आ रहा है। आप लोगों ने मजदूरों के साथ जो इंसाफ किया है उसकी खबरें हम तक पहुंच गई हैं। हमें ऐसे ही पार्टनर की जरूरत है जो इंसानियत और बिजनेस दोनों को साथ लेकर चले। मैं धड़कते दिल के साथ जवाब दिया, मैंने अपने अतीत में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब मेरा इरादा है कि मेरा बिजनेस अब सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं होगा बल्कि लोगों के भले के लिए होगा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल वही शब्द हैं जो हम सुनना चाहते थे। मीटिंग कई घंटे तक चली। आखिरकार उन्होंने डील की, फाइल निकाली। मैंने दस्तखत किया तो दिल में अजीब सा सुकून आया। ये वो डील थी जो पिछले साल भर में जाकर भी हासिल नहीं कर सका था। लेकिन आज जब मैंने दूसरों के अधिकार को जाना तो किस्मत ने भी मेरा हाथ थाम लिया था। मीटिंग के बाद जब सब लोग कमरे से निकल गए तो मैं अकेला खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर शहर की रोशनी को देखकर दिल ने कहा, ये सब उनकी प्रार्थनाओं का नतीजा है। वो लोग जिनके आंसू मैंने पोंछे वही मेरी कामयाबी की वजह बने हैं। बड़ी कंपनी के साथ डील होने के बाद फैक्ट्री में जैसे नई ऊर्जा दौड़ गई। मशीनों की आवाज और तेज और लगातार सुनाई देने लगी, जैसे वो भी खुशी खुशी चल रही हो। मजदूर सुबह सवेरे हंसते मुस्कुराते हुए आते और काम के दौरान एक दूसरे से बात करते। जहां पहले मायूसी और खामोशी छाई रहती थी, अब वहां जोश दिखाई दे रहा था। मैं जब ऑफिस में आता तो देखता कि प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा था। ऑर्डर अब वक्त पर पूरे होने लगे थे और नए क्लाइंट्स भी मेरे साथ जुड़ रहे थे।
मैनेजर एक दिन फाइल लेकर आया और मुस्कुराते हुए बोला, सर ये देखिए, पिछले महीने का मुनाफा तो दुगना हो गया है। मैंने फाइल बंद करते हुए कहा, ये मुनाफा मेरा नहीं बल्कि उन सारे मजदूरों की मेहनत का नतीजा है। याद रखो, अब हर कामयाबी सबके हिस्से में आएगी। अकाउंटेंट ने पूछा, सर इतने बड़े मुनाफे को कहाँ पर इन्वेस्ट करें? मैं कुछ लम्हे सोचकर फिर साफ शब्दों में बोला, आधा मुनाफा हम गरीबों के लिए रखेंगे। नए स्कूल, फ्री मेडिकल सेंटर और जो लोग बेघर हैं उनके लिए छोटे घर बनवाए जाएंगे। बिजनेस के नियमों के खिलाफ है सर। मैं हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, ये बिजनेस नहीं, जिंदगी का नियम है। इस तरह से फैक्ट्री के साथ साथ मेरा मन भी बदलने लगा। ऑफिस में जरूरी फैसले और मीटिंग करने के बाद मैं सीधा गरीबों के इलाकों में निकल जाता। कभी स्कूल जाकर बच्चों की अटेंडेंस चेक करता तो कभी अस्पताल में मरीजों की खैरियत पूछता। शाम को मोहल्ले के बच्चों के साथ बैठकर कहानी सुनाता, कभी खुद उन्हें कुछ सिखाता। एक दिन वही बच्चा जिसने मेरी आंखें खोली थी मेरे पास आया। उसकी आंखों में अब डर की जगह भरोसा था। उसने कहा, साहब आपने वादा निभाया है, हमारी जिंदगी बदल गई है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी बदौलत हुआ है। अगर तुमने मुझे सच्चाई ना बताई होती तो मैं कभी भी नहीं बदलता। वो मुस्कुराकर बोला, मेरी माँ कहती है कि असली दौलत वो है जो दूसरों को खुश करके मिलती है। मैंने दिल ही दिल में सोचा, ये बच्चा आज भी मुझे सबक दे रहा है। इसी दौरान शहर में ये खबर फैल गई कि रोहन अब सिर्फ बिजनेसमैन नहीं रहा बल्कि लोगों की सेवा करने के लिए जीता है। कई सारे वेलफेयर सेंटर के लोग मेरे पास आए और बोले, आप हमारे साथ भी काम करें। लेकिन मैंने साफ जवाब दिया, मैं वही करूंगा जिससे पूरी तरह से सिर्फ गरीबों को फायदा पहुंचे। एक दिन मम्मी मेरे कमरे में आई। उनकी आंखों में खुशी की रोशनी थी। बोली, बेटा मैं देख रही हूँ कि तुम अब बदल गए हो। अब तुम्हारे चेहरे पर वो सुकून है जो पहले कभी नहीं था। मैंने मुस्कुराकर कहा, मम्मी ये सब उन प्रार्थनाओं का नतीजा है जो लोगों ने मेरे लिए की थी। पहले मैं समझता था कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन असली दौलत तो ये सुकून है। रात को जब कभी अकेले में बैठता तो सोचता कि ये सफर कहाँ से कहाँ ले आया है। एक वक्त था जब मैं सिर्फ अपनी कामयाबी के सपने देखता था और आज आधी कमाई दूसरों के लिए दान दे दी। लेकिन हैरत ये थी कि बिजनेस कम होने की जगह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। अक्सर मैनेजर हैरानी से कहता, सर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आधी आमदनी दान में देने के बावजूद कंपनी के मुनाफे में धीरे धीरे बढ़ोतरी ही होती जा रही है। मैं सिर्फ एक जवाब देता, ये सब उन प्रार्थनाओं का चमत्कार है। शाम को मैं फैक्ट्री के हॉल में खड़े होकर मजदूरों को देख रहा था। मशीनों की गूंज में हंसी की आवाज भी शामिल थी। हर कोई जोशीले अंदाज में काम कर रहा था। ये नज़ारा देखते हुए अचानक मेरा मन मुझे कई साल पीछे लेकर गया। उस वक्त जब पापा जिंदा थे। एक याद मेरी आंखों के सामने चलने लगी। मैं कमरे में बैठा हिसाब किताब कर रहा था और पापा मेरे पास आए थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह सुकून फैला था। उन्होंने कहा था, रोहन एक बात हमेशा याद रखना, कभी किसी का अधिकार मत मारना। भगवान भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करते। अगर किसी के हिस्से की चीज रोक लोगे तो याद रखो, एक दिन भगवान तुमसे सब कुछ छीन लेगा। मैंने उस वक्त बड़ी ही लापरवाही से जवाब दिया था, पापा बिजनेस में कभी कभी कठोर फैसले लेने पड़ते हैं, ये सब जिंदगी का हिस्सा है। वो मेरी बात पर मुस्कुराकर बोले थे, फैसले सख्त करो लेकिन इंसाफ के खिलाफ नहीं होने चाहिए। तुम्हारे फैसले सिर्फ कागज पर नहीं होते, ये किसी की जिंदगी पर भी असर डालते हैं। उस रात का धुंधला मंजर जैसे कि आज की याद से जुड़ गया था। मैंने आंखें बंद की और सोचा, पापा आप बिल्कुल ठीक कहते थे। असली कामयाबी तो दूसरों को खुशी देने में है, ना कि उनसे छीनने में। इसी दौरान उन मजदूरों में से एक नौजवान मेरे पास आया। उसने कहा, सर हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज हमारे घरों में खुशियां वापस आ गई हैं। हमारी औरतें और बच्चे आपको दुआएं देते हैं। मैं हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, ये मेरा फर्ज है। जो कुछ तुम लोगों ने दिया वो मैं लौटा भी दूं तो कम है। शाम को मैंने फैसला किया कि मैं मोहल्ले का एक चक्कर लगाऊंगा। गाड़ी धीरे धीरे उन तंग गलियों में दाखिल हुई जहां कभी वीरानी और उदासी छाई रहती थी। दरवाजों पर दिए जल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, औरतों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। मैं गाड़ी से उतरा तो सब लोग मेरे आसपास जमा हो गए और दुआएं प्रार्थना भरे लहजे में कहने लगे, भगवान आपको सही सलामत रखे, आपने हमारे जख्मों को भर दिया। एक छोटी बच्ची मेरे पास आकर बोली, अंकल आपने हमें स्कूल भेजा, अब हम पढ़ेंगे लिखेंगे और बड़े होकर आपकी तरह दूसरों की मदद करेंगे। उनकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया।
मैंने उनके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यही तो असली खुशी है जब तुम लोग आगे बढ़ोगे। मोहल्ले में एक तरफ वही बच्चा खड़ा था जिसने मुझे हकीकत का रास्ता दिखाया था। उसके चेहरे पर आज पहली बार रोशनी दिखाई दी। वो मेरे पास आया और धीरे से बोला, साहब, अब मुझे भरोसा हो रहा है कि आप सच में बदल गए हैं। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी वजह से ही मैंने अपनी जिंदगी का रुख बदला है। अगर तुम नहीं होते तो मैं आज भी अंधेरे में भटक रहा होता। वो चुप हो गया, लेकिन मैं उसकी आंखों की नमी सब कुछ कह रही थी। अब औरतें और बच्चे मुझे दुआएं देने लगे। किसी ने कहा, भगवान आपको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे। किसी ने कहा, भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे। ये सब देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे आज मैं एक सच्चा इंसान बन गया हूँ। मोहल्ले की गलियां आज मुस्कुराते चेहरों से जगमगा रही थी। मैंने अपने दिल में कहा, पापा, मैं देर तो की, लेकिन आपकी दी हुई नसीहत मेरी जिंदगी का उसूल बन गई है। सब कुछ बेहतर तरीके से चल रहा था, काम भी और भलाई भी। माँ के कहने पर मैंने उनकी ही पसंद की एक लड़की से शादी कर ली और सच में शादी के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो मेरा इतना ख्याल रखती कि मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता। वो ना सिर्फ घर में मेरी हर सहूलियत को देखती, बल्कि कभी कभी ऑफिस के कुछ कामों में भी बराबरी से मेरा साथ देती। सच कहा था माँ ने, शादी के बाद कोई होगा जो मेरी परेशानियों को बांटेगा और मेरा सहारा बनेगा। उनकी कही हुई एक एक बात सच हो रही थी। मुझे लगा था कि शायद अब जिंदगी इसी तरह से चलती रहेगी, लेकिन नहीं। कब जिंदगी कौन सा मोड़ ले ले कोई नहीं जानता। हमारी फैक्ट्री के प्रोडक्शन और दिन रात की तरक्की को देखते हुए एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी ने मीटिंग के लिए हमें बुलाया ताकि वो अपने प्रोडक्शन को लेकर हमसे बात कर सकें। मैं वहां पहुंचा तो कई और जाने माने बिजनेसमैन वहीं मौजूद थे। सबने अपनी अपनी कंपनी की डाटा रिपोर्ट्स उनके सामने रखी, जिसे उनके खास लोगों ने बहुत अच्छे से एनालाइज किया और ये तय किया गया कि एक हफ्ते में वो जवाब दे देंगे कि ये डील किसको मिलेगी। न जाने क्यों मुझे अंदर से एक आवाज सुनाई दे रही थी कि ये डील मेरी ही होगी। जब मैं वापस ऑफिस पहुंचा तो मैनेजर कहने लगा, सर, अगर ये डील पक्की हो गई तो हम एक दूसरी फैक्ट्री भी आराम से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद तो हमारा नाम भी होगा और जो मुनाफा है वो तो तकरीबन 20 गुना ज्यादा होगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, तुम सही कह रहे हो। मैं भी सोच चुका था कि अगर ये डील फाइनल हुई और सही समय पर हमने सारे प्रोडक्ट्स की डिलीवरी कर दी तो उससे जो भी फायदा होगा, मैं कई एकड़ जमीन खरीदकर उस पर पापा के नाम से एक सोसाइटी बनाऊंगा, जहां पर मेरी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर और उनके परिवारों को रहने के लिए फ्री में घर, पार्क और जो भी बेसिक सुविधाएं होती हैं वो सब उस सोसाइटी के अंदर ही उन्हें उपलब्ध कराऊंगा। मैंने तुरंत ही मजदूरों के साथ मीटिंग रखी और उनके बीच अपने इस विचार को भी रखा। इसे सुनते ही वो सब खुशी से उछल पड़े और कहने लगे कि आप फिक्र मत करिए, इस डील को पूरा करने के लिए हम दिन रात काम करने के लिए तैयार हैं। मजदूरों में इतना जोश देखकर मैं खुशी से भर गया। लेकिन अगले ही दिन मेरे पास एक कॉल आया जिसमें मुझे धमकी दी गई कि अगर मैं इस डील से पीछे नहीं हटा तो अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। मुझे लगा कि कोई यूं ही मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं था। बस थोड़ी सावधानी बरतनी थी। इस वजह से मैं थोड़ा सा सतर्क हो गया और इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे अपने बेवजह डर जाएं। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ये लापरवाही मुझ पर बहुत भारी पड़ जाएगी। जब मैं ऑफिस के लिए अपनी गाड़ी से निकला तो रास्ते में अचानक ब्रेक फेल हो गए और मेरा भयंकर एक्सीडेंट हो गया। आंख खुली तो सामने मम्मी और अपनी पत्नी को देखकर हैरान था। वो बहुत रो रही थी और परेशान भी थी। मैंने अपनी हालत देखी तब मुझे याद आया कि मेरे साथ क्या हुआ था। पूरे शरीर पर बहुत गंभीर चोट लगी हुई थी। ऐसे में मुझे सबसे पहले फैक्ट्री की याद आई। मैंने तुरंत अपनी पत्नी से मैनेजर को बुलाने के लिए कहा। वो कहने लगी कि आप ऐसी हालत में भी बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, आप आराम करिए और फिक्र मत करिए, मैनेजर ने सब कुछ संभाल लिया है। हमारी फैक्ट्री में काम करने वाले आपके लिए दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं और देखना आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब अचानक कैसे हो गया। तभी मुझे याद आया उस धमकी भरे कॉल के बारे में। पहले सोचा कि पत्नी को इस बारे में बताऊं, लेकिन फिर सोचा कि वो कहीं और भी ज्यादा पैनिक ना हो जाए, इसलिए उससे कुछ भी नहीं कहा। लेकिन फैसला कर लिया कि जल्द से जल्द ठीक होने के बाद
मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। शाम के वक्त मम्मी और मेरी पत्नी घर गए हुए थे। कुछ देर के लिए तभी मेरा फोन बजा और जो खबर मैंने उसमें सुनी, मेरे होश उड़ गए। मैं अपनी तकलीफ, अपना दर्द सब कुछ भूल गया और लंगड़ाते हुए अस्पताल से बाहर निकला। मैं दौड़ता जा रहा था और पीछे नर्स मुझे बुलाती जा रही थी। डॉक्टर भी मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने उस वक्त किसी की भी नहीं सुनी। जैसे तैसे गाड़ी चलाकर मैं फैक्ट्री पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर मेरी जान ही निकल गई। पूरी फैक्ट्री को आग लग चुकी थी। लपटें इतनी ऊंची थीं कि ऐसा लगता था आसमान तक पहुंच जाएंगी। हाहाकार मचा हुआ था। सारे मजदूर आग बुझाने के लिए पागलों की तरह दौड़ रहे थे। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया था, लेकिन अभी तक एक भी गाड़ी नहीं आई थी। सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और मैं जैसे बेजान पुतले की तरह खड़ा हुआ था कि तभी अचानक इस भाग दौड़ में एक आदमी मुझसे टकराया और तेजी से मेरे हाथ में एक पर्ची थमाकर भाग गया। मैं उस वक्त ऐसी बदहवास हालत में था कि ना तो उस आदमी का चेहरा देख सका और ना उसके पीछे दौड़ने की हिम्मत कर पाया। मैंने जैसे ही उस पर्ची को खोला तो होश उड़ गए। उसमें लिखा था, कहा था ना पीछे हट जाओ, लेकिन तुम नहीं माने, अब अंजाम भुगतो। फिर फायर ब्रिगेड आई, आग बुझाई गई, लेकिन सब कुछ खाक हो चुका था। न सिर्फ फैक्ट्री, मशीनें, लोगों की उम्मीदें, उनके सपने, सब कुछ। और मैं पूरी तरह से बर्बाद। मैं सर पकड़कर वहीं बैठ गया। कई घंटे, कुछ ही देर में ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। मेरे पास न जाने कितने ही बिजनेसमैन के फोन आने लगे, लेकिन मैं उस वक्त किसी को भी कुछ भी बताने की हालत में नहीं था, इसीलिए फोन स्विच ऑफ कर दिया। थोड़ी ही देर में मम्मी और मेरी पत्नी भी आ गईं। वो भी बहुत रो रही थीं। और फिर इस सदमे में तकरीबन 2-3 हफ्ते चले गए। मैं घर से एक बार भी बाहर नहीं निकला और अपने कमरे में ही खुद को आइसोलेट कर लिया, क्योंकि अब समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा, क्या करना है। एक दिन शाम को जब मैं अपनी ही तन्हाई और गम में डूबा हुआ बैठा था तो माँ ने मुझे बताया कि फैक्ट्री के कुछ मजदूर मुझसे मिलने आए हैं। मैं नीचे गया तो मुझे वही बच्चा सामने खड़ा दिखाई दिया जो होटल में मिला था, जिसने मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाया था। मेरी फैक्ट्री के कई मजदूर आंखों में आंसू लेकर और उम्मीद के साथ मुझे देखते हुए कहने लगे, साहब आप हिम्मत मत हारिए, आप ही तो हमारी उम्मीद हैं, हमारा सहारा हैं। मैंने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें सपने दिखाए, तुम्हारे बच्चों का सुनहरा भविष्य दिखाया, लेकिन मैं अब खुद किसी भी काबिल नहीं रहा। मजदूर कहने लगे, लेकिन ये सब अचानक कैसे हुआ? तो मैंने उन्हें और अपने घर वालों को सब कुछ बताया कि किस तरह से मुझे धमकियां मिल रही थी। उस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट को हथियाने की खातिर मुझे बार बार डराया जा रहा था ताकि मैं अपने कदम पीछे खींच लूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और बस आज उसी का खामियाजा आप सबके सामने है। ये सुनते ही अचानक मजदूरों में गुस्से की लहर दौड़ गई। वो कहने लगे कि ऐसे कैसे कोई भी हमारे मालिक की जान के साथ खेल सकता है, उन्हें बर्बाद कर सकता है। मैंने कहा कि FIR दर्ज हो चुकी है, अब देखते हैं कि पुलिस क्या करती है, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप मुझे माफ कर दीजिए और किसी दूसरी जगह काम ढूंढ लीजिए। ये कहकर मैं पलटने लगा, लेकिन तभी वो बच्चा दौड़कर मेरे पास आया और हाथ पकड़कर बोला, आपने हमारे बुरे वक्त में हमारा हाथ थामा था और आज हम आपका साथ कैसे छोड़ सकते हैं। ये सुनते ही मेरा मन दुख से भर गया। तभी सारे मजदूर एक साथ आवाज में कहने लगे, हाँ साहब, फैक्ट्री जल गई तो क्या हुआ, हमारे हाथ पैर अभी भी बाकी हैं। कोई हमारी मशीनों को जला सकता है, लेकिन हमारी हिम्मत को नहीं। न जाने क्यों उनके अंदर के इस जोश को देखकर मेरे अंदर भी एक उम्मीद की किरण जगने लगी। पर फिर मैंने कहा कि ये डील बहुत बड़ी है, इतने कम समय में इसे पूरा करना लगभग नामुमकिन है, और फिर नई मशीनों के लिए अब हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। मेरा इतना कहना था कि तभी उस भीड़ में से मैनेजर और अकाउंटेंट बाहर आए। वो कहने लगे, सर अगर पैसों की बात है तो हमारे पास जितना होगा हम उतना आपको देंगे। कुछ ही देर में सामने वाली टेबल पर काफी सारे पैसे और मजदूर औरतों ने अपने कुछ छोटे मोटे गहने निकाल कर रख दिए। उन लोगों का प्यार देखकर मेरी माँ ने मुझे पुकारा कि जब ये लोग हार नहीं मान रहे तो तुम कैसे हार मान सकते हो? तुम अपने पिता की बरसों की मेहनत को इस तरह से एक पल में मिट्टी में कैसे मिलने दे सकते हो? नहीं, तुम्हें वो करके दिखाना होगा जो इस दुनिया को अब नामुमकिन लग रहा है। अगले दिन ही उस इंटरनेशनल कंपनी के सर का फोन मेरे पास आया।
पहले तो उन्होंने मेरे साथ जो हादसा हुआ उसके लिए अफसोस जताया और साथ ही वो कहने लगे कि हम आपको ही ये डील देने वाले थे, लेकिन बिजनेस इमोशन से नहीं चलता है और इसीलिए अब हम ये डील आपको नहीं दे सकते। ये सुनते ही मेरी उम्मीद बिखर कर चकनाचूर हो गई। मेरी आंखों के सामने उन मजदूरों के चेहरे, उनके बच्चों की उम्मीदें एक साथ घूमने लगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप एक बार मुझसे मुलाकात कर लीजिए। पहले तो वो नहीं माने, लेकिन मेरे बहुत ज्यादा जोर देने पर 1 घंटे का वक्त उन्होंने मुझे दिया। अगले ही दिन वो मेरी जली हुई फैक्ट्री के बगल में जो छोटा सा ऑफिस मैंने बनाया था वहां पर मुझसे मिलने आए। काफी देर मैं उन्हें समझाता रहा, लेकिन वो किसी भी बात के लिए राजी नहीं हुए क्योंकि वो अपना नुकसान नहीं करना चाहते थे। मैं हारी हुई उम्मीद के साथ उनके साथ जैसे ही ऑफिस से बाहर निकला तो सामने मेरी फैक्ट्री के मजदूर बैठे हुए थे। उन्हें देखकर मैं अचानक चौंक गया। मेरे लटके हुए चेहरे को देखकर वो समझ गए कि आखिरकार क्या हुआ है। तभी वो सब एक साथ उस कंपनी के मालिक को समझाने लगे। न जाने क्या हुआ कि उनकी बातों से वो कंपनी का मालिक थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगा। फिर वो मुझसे बोला कि देखिए, अगर सारा माल समय पर तैयार नहीं हुआ तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी प्रोडक्ट्स समय पर विदेश भेजे जाने हैं। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, मजदूर एक साथ कहने लगे, हम दिन रात एक कर देंगे आपके इस माल को तैयार करने में, बस आप एक बार हमें मौका देकर तो देखिए। उनकी उम्मीद और हिम्मत को देखते हुए कंपनी के मालिक ने हमें एक मौका दे दिया। ये मौका नहीं, एक लाचार इंसान के अपने पैरों पर दोबारा से खड़े होने की उम्मीद थी। अगले दिन ही मैंने अपने बंगले को गिरवी रख दिया और उन पैसों से कुछ मशीनें मंगवा ली। समय बहुत कम था और टारगेट बहुत बड़ा, लेकिन हमारी हिम्मत उससे भी बड़ी थी। हमारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का ही समय था और सच कहूं तो जो नामुमकिन लग रहा था वो चौथे दिन गुजरते गुजरते मुमकिन लगने लगा, क्योंकि 4 दिनों से मेरी फैक्ट्री के मजदूरों ने फैक्ट्री को ही अपना अड्डा बना लिया था। मैं भी 4 दिन से घर नहीं लौटा था। खाना पीना, कुछ घंटे की नींद, सब कुछ इस जली हुई फैक्ट्री में ही हो रहा था। हमारे इस जोश के चर्चे धीरे धीरे सब तरफ होने लगे। लोग मुझसे फोन करके पूछने लगे कि क्या तुम और तुम्हारी फैक्ट्री के मजदूर पागल हो गए हो? लेकिन शायद जिंदगी में कुछ पाने के लिए ऐसा ही पागलपन चाहिए होता है। जब तक आप में पागलपन नहीं होगा आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। और फिर वो दिन आया जब हमने तय समय पर इस डील को पूरा किया और पेमेंट हमारे हाथ में आ गया। सच कहूं तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। कोई छोड़ो, शायद हम भी नहीं सोच सकते थे। मजदूरों के चेहरे पर खुशियां देखने के लायक थीं और मैं, जो कि पिछले 7 दिन से थोड़ी बहुत नींद सोया था, उसके बावजूद भी जरा सी भी कमजोरी महसूस नहीं हो रही थी। डील पूरी होते ही मैंने सबसे पहले बोनस पेमेंट अपने सभी मजदूरों को दिया और 3 दिन की छुट्टी दी ताकि वो चैन की नींद सो सकें। और इधर अपने बंगले को, जो कि गिरवी रखा था, छुड़ा लिया। इसके बाद तो जैसे हमारा नाम सब तरफ छा गया। मेरी और मेरे वर्कर्स की काबिलियत के चर्चे लोगों की जुबान से थमने का नाम नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे समय बीता और मैंने नई फैक्ट्री का काम जोर शोर से शुरू करवा दिया और जो मेरा वादा था कि मैं वर्कर्स को रहने के लिए एक अच्छी सोसाइटी दूंगा, उसका भी काम शुरू हो गया। आज मुझे बिजनेस की दुनिया का ग्लोबल अवार्ड मिल चुका है और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे वर्कर्स की मेहनत का ही नतीजा है। मुझे उम्मीद है कि मेरे पिता को मुझ पर गर्व होगा और मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि अपनी सच्चाई और मेहनत के रास्ते को कभी भी ना छोड़ूं। इधर पुलिस ने भी जिस राइवल कंपनी ने मेरे खिलाफ ये साजिश की थी उसका पर्दाफाश कर दिया और उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। सच कहा है किसी ने, बुराई का रास्ता आपको कभी भी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचा सकता। एक ना एक दिन आप गड्ढे में जरूर गिरेंगे और उन लोगों का भी वही हाल हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।